शुरू में चाको को उसके प्रेजेंट मैटर को मतलब वो एक स्पिरिट होके एग्जिस्ट कर रहा है ये बात ये सेज उनको न बताने के लिए वार्निंग दे रहा था। फिर को बाहर भी बुलाता है तो कोई बोलता है कि मुझे वो गलत समझ रही है इसलिए वो मुझसे डिस्टेंस भी मेंटेन करना चाहती है और मैं भी यही चाहता हूँ कि सब चीज़ सही हो जाए। अब सेज इन को बात को याद कर रही थी कि प्रोफेसर चा अभी भी हमारे पास खड़े हैं पर किसी को ये पता ही नहीं है। अब चा बोलता है तो क्या मैं उसे ये बोल दूंगी कि मैं एक घोस्ट बन गया हूँ और उसके आसपास ऐसे घूमता फिरता रहता हूँ। अगर मैं तुम्हारी बॉडी की मदद से ये कर दूंगा तो क्या मुझे वो बिलीव करेगी? बल्कि वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी और या तो डर जाएगी। को बोलता है पर ये बात तुम तो उसे बताने के लिए मरे जा रहे थे ना। तो बोलता है मैं बोलना तो चाहता हूँ पर खुद की ओट से तुम्हारी हेल्प की वजह से नहीं। को बोलता है पर किसी को ये मालूम नहीं है तुम कब उठोगे। मैं जब बच्चा था तब जो कोमो पेशेंट थे उनका डेथ हो चुका गया इसीलिए उनका स्पिरिट भी डिसअपियर हो गया। कुछ ना बोलने का जो गम होता है ये तुमसे अच्छी तरह कोई महसूस नहीं कर सकता है। अब क्या बोलता है तो तुम जानते हो जब कोमा के पेशेंट रिकवर होते हैं तब उससे पहले कि किसी भी मेमोरी को याद नहीं रख सकते हैं जब वो घोष थे। अगर मैं उसे जो बोल दूंगा वो मुझे खुद याद नहीं होगा और वो सिर्फ उस बात को लेकर याद करती रहेगी तो सोचो क्या बीतेगी उसके ऊपर। अब सही जी ने आके को पूछती है तुम जो बोले थे क्या वो सच है? कि चा बोलता है कि अब ये सब तुम खुद सुलझाओ क्योंकि ये सब का शुरुआत तुम खुद तो किए थे ना। को बोलता है मुझे कुछ मालूम नहीं है। ये सुनने के बाद सही जिन गुस्से से बोलती है मैं तुमको कुछ अलग ही सोच रही थी। तुम मुझे हेल्प कर रहे हो हमेशा पर तुम ये सब बोल रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं और तुमको किसी की लाइफ मजाक सोच रहा है क्या? और आज के बाद तुम प्रोफेसर चा के केस से दूर रहा करो और मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। अगर मैं तुम्हें दोबारा देख लूँगी तो मैं खुद ये जॉब छोड़ दूंगी या तो तुम्हें जला दूंगी। अब चा बोलता है मुझसे 3-4 गुना ज़्यादा गुस्सेल है ये तो तुम्हें मालूम पड़ गया होगा ना। यहाँ एक घोस्ट बोमेन को दूर से देख के खुश हो रहा था कि वो सही है हालत पर हो गई है और ये दूसरी वाली घोस्ट उसकी फैमिली को बहुत मिस कर रहा था उनकी फ़ोटो देखकर। और डॉक्टर आन सोच रहा था कि हान उसे बोला था अगर तुम चेयरमैन के केस की तरह कुछ नहीं करोगी तो चाह उठने के बाद क्या तुम उसे निपट पाओगी और ये सब हम मिलकर शुरू किए थे अच्छा होगा हम मिलकर ही ख़त्म करेंगे। अब सही जिन सेंसलेस हो गई थी तो चाह उसे ट्रीटमेंट करने के लिए को की हेल्प से उसे लाती है। तब जब को की आंख खुलता है तो उसे पता चलता है कि चा उसकी मदद से सही जीन को ट्रीटमेंट के लिए लाया था और सही टाइम पर ये खाना और रेस्ट नहीं लेने की वजह से ये सेंसलेस हो गई थी। अब सुबह जब सही जीन की आंख खुलती है तो खुद को चा के घर में पाती है। अब किचन काउंटर पर वो को देख के सोच रही थी कि मुझे लग रहा था ये चा है। असल में को के अंदर ही चा के स्पिरिट था जो ये सब कर रहा था। ये बात नर्स को भी पता था। वो खुद सही जिन को मेडिकल से किडनैप करने के लिए चाह कि घर में छोड़ने तक वो मदद की थी। अब चाह सारी रात सही जिन का केयर ले रहा था और सुबह खाना खाने के लिए उसे मना भी लेता है। अब सही जिन की सारी मन मुताबिक खाना भी बनाया था। अब डॉक्टर आन चाह के रूम में जाने के लिए यहाँ छुपके से वेट किया था पर रूम के बाहर कोई पहरा दे रहा था इसलिए वो नहीं जा पा रहा था। अब चाह को किचन रूम में हर काम कंफर्टेबल करते हुए ये देख के पूछती है कि मुझे ऐसा लग रही है कि जैसे तुम यहीं पर रहते हो। तो चाह बोलते हैं नहीं मैं प्रोफेसर के पास कभी कभी ऐसे आया करता था इसलिए मुझे मालूम है हम दोनों थोड़े क्लोज है ना क्योंकि ये को की बॉडी में था इसलिए ये सब बोल रहा था। अब हान कोमा पेशेंट को हॉस्पिटल में से शिफ्ट करने के लिए चिप के साथ बात कर रहा था। अब वो ये पेशेंट का ट्रीटमेंट करते टाइम उसकी मम्मी के बार बार फ़ोन कर रही थी तो ये फ़ोन नहीं उठाने पर ये खुद हॉस्पिटल जाने के लिए सोच रही थी। अब को सही जिन को शॉपिंग के लिए स्टोर लेके जाती है कि जिस स्टोर चा और सही जिन 12 साल पहले आया करते थे। ये देख के सही जिन पूछती है तुमको ये कैसे मालूम है इस स्टोर के बारे में? तो ये बोलता है कि मुझे प्रोफेसर चा बोले थे ना कभी ज़रूरत होगा तो यहाँ आके शॉपिंग करने के लिए इसलिए मैं आ गया। अब शॉप में चा खुद का फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है सही जिन से कि प्रोफेसर आपको सालों से वेट किए हैं अब ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं होगा। और ये सुनने के बाद यहाँ सही जिन थोड़ी रो रही थी।
अब ये हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद ओ की मम्मी को मालूम पड़ता है कि ओ मुझे झूठ बोली थी, ओ कार्डियोलॉजी में मेजर कर रही है। अब चीफ खुद को ये बोल रहा था कि दिन था, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता था, पूरी लगन से काम करता था। अब पुराने फोटो में टेस को ये देख के बोलता है कि वो तो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, जूनियर उनको बहुत रेस्पेक्ट करते थे, बेवजह उनका मौत हो गया। स्वीपिंग लेडी आके इसे समझा रही थी कि क्या खराबी है कि कार्डियोलॉजी लेने में, और ये एक नोबल और रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन भी है। और ये सुनने के बाद ही गुस्से से चली जाती है। असल में उस स्वीपिंग लेडी के अंदर टेस ही था जो ये सब बोल रहा था। अब चा और सेजिन दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाके मिलकर बात कर रहे थे। तब ये बोलती है कि मैं अब उनको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं अब बहादुर बन गई हूँ पहले से ज़्यादा। वो टेस के साथ उसकी फ़ोटो को देख के बोलती थी कि दादाजी आपको पता है ना कि मम्मी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है, ये जानने के बाद मैं कार्डियोलॉजी ली हूँ। तब दूर से ये दोनों को देख के ये सोचती थी कि ये प्रोफेसर होंगे। पहले भी जब मैं इन दोनों को देखी थी तो इसका मतलब ये प्रोफेसर चा ही है। अब चा बोलता है मैं तुमको बिना बताए तुम्हारा कार्ड यूज कर लिया। जब हॉस्पिटल में प्रेशर नहीं थी तब चा को ये लोग सब घेर के थे। को चा के केस सॉल्व करने के लिए बहुत पढ़ाई कर रहा था। तब वाटर स्प्रिंकलर को देख के उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है तो ये सीधा जाके बताता है चा को। और फाइनली चा का जो आर्टरी में प्रॉब्लम हुआ था वो को की आइडिया की वजह से वो ढूंढ लेते हैं। और इस खुशी में सेजिन को एक हक कर देती है तो ये देख के चा तुरंत को के बॉडी में आके वो महसूस करता है। अब चा का कंडीशन मतलब कौन सी आर्टरी में प्रॉब्लम हुआ है ये सबको बताने पर ये सर्जरी के लिए रेडी रहते हैं। और सर्जरी के लिए चीफ और को दोनों ही असिस्ट रहते हैं। को चा को सर्जरी के लिए बोलता है, मतलब चा खुद का सर्जरी को की बॉडी की मदद से वो करेगा। पर वो टेस्ट की बात को याद करके बोलता है मैंने जब प्रीवियस टाइम सर्जरी किया था तब मेरे हाथ कांप रहा था, मैं इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से पकड़ नहीं पा रहा था। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। अब को जैसे तैसे करके चा को इस सर्जरी के लिए मना लेता है। अब यहाँ हान की मम्मी उसे बोल रही थी कि तुम वो छोटे बच्चे से हार जा रही हो, और क्या बोल रहे थे तुम खुद की बात को भी याद नहीं रखती हो कि तुम बोल रहे थे कि तुम उसे नीचे गिराओगी। मतलब ये को के बारे में बात कर रहे थे। अब से जिन चा का सेविंग करके बोलती है कि ये लास्ट बार है, मैंने कर दिया, पर दूसरी बार से तुम खुद करोगी ना तुम्हारे हाथ से। मतलब ये जल्दी चाहती थी कि चा रिकवर हो जाए। वो को कुछ प्रोटीन ड्रिंक्स देती है और उसकी मम्मी उसके ऊपर गुस्सा है ये बात भी बोलती है। ये घोस्ट कुछ चिरकुट में लिख के देता है जो लेके मतलब को लेके उसकी वाइफ को देता है, जिसमें वॉलनट केक बनाने का पूरी तरीका लिखा हुआ था, क्योंकि वो एक सेफ था। वो चाहता था कि वो मरने से पहले, यानी कि अगर वो कोमा में है, अगर वो डिसअपियर हो जाएगा उसके स्पिरिट, तो मरने से पहले ये रेसिपी अपना वाइफ को बता देना चाहता था। तो को बोलता है जब तुम एक हॉस्पिटल में आओगी तुम अपने बेटे के साथ जरूर आना, क्योंकि ये सब बोलने के लिए ये घोस्ट बोला था। अब ये पेशेंट का इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत था क्योंकि उसका आर्टरी से हेवी ब्लीडिंग हो रहा था। अब इस टाइम किसी भी डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे तो चाह को रोकता है कि ये सर्जरी मत करो क्योंकि मेरे स्पिरिट का कुछ स्टेबिलिटी नहीं है इसलिए। पर को ऑपरेशन करने के लिए बोलता है क्योंकि पेशेंट का कंडीशन भी उतना ही सीवियर था। तब सडनली चा का स्पिरिट को की बॉडी से बाहर निकल जाता है ऑपरेशन के टाइम। तो को चा को लेने के लिए कोशिश कर रहा था पर नहीं हो पा रहा था, और यहाँ पेशेंट की बॉडी से हैवी ब्लीडिंग भी हो रहा था। अब टेसा के बोलते हैं जल्दी से क्लाम्प करो उसे, और ये क्लाम्प करने पर उसका हार्ट रेट थोड़ा स्टेबल होता है। अब को वो पेशेंट का स्पिरिट को देखता है जो कि उसकी बॉडी के पास मतलब ओटी के अंदर ही खड़ा है। वो देखने के बाद वो कांपने लगता है और इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू।